नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क से और मैं हूं जगदीश सिंह अजीत। आज हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो हड्डियों की समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्णपादा। डॉक्टर साहब, जेके न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि आर्थराइटिस की जो समस्या है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या है और क्यों होती है? आर्थराइटिस जैसे आपने नाम लिया, ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के आर्थराइटिस आते हैं। जिस आर्थराइटिस की शायद आप बात कर रहे हैं, जो कि आम आप बात कर रहे हैं, तो उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कह सकते हैं, या आम तौर पे जो लोग कहते हैं कि हड्डियों जोड़ों का घस जाना या जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होती है जिसको आम टर्म में ग्रीस कहते हैं, उसका कम हो जाना। तो अगर हम इस टाइप के आर्थराइटिस जिसको कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस या ग्रीस कम होने की बात करें, इसका मुख्य कारण तो देखो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और हमारा डाइट से भी रिलेटेड है। हमारा जो आजकल लाइफ थोड़ा सीडेंटरी हो चुका है उससे रिलेटेड है। और बाकी जो हम अपने क्योंकि ये ज़्यादातर एक बुढ़ापे की बीमारी है, तो हम जवानी के टाइम पे या जब हम थोड़े स्वस्थ होते हैं अपने घुटनों का सही तरह से ध्यान नहीं दे पाते, छोटी मोटी चोट हो जाए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके एक ऑस्टियो आर्थराइटिस का रूप ले लेती हैं, जिसमें कि ओवरवेट होना, फीमेल सेक्स होना, ये सब कारण जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस को ज़्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं। डॉक्टर साहब, जॉगिंग करने से या दौड़ने से जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एक है पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए ये कितना सुरक्षित माना जाता है? देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ तक कि मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरे को लगता है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना है तो उसको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी डाइट, साथ में वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। जितना हड्डियों पे लोड पड़ेगा उतनी वो स्ट्रांग होंगी। ये तो एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है। जैसे कि अब लोग जैसे कि जिम में जा रहे हैं, जिम में जाके लोग वज़न उठाते हैं, जितना वो वज़न उठाते हैं उतनी ही रिजल्टेंट हमारी मस्कुलर डेवलपमेंट होती है। इसी तरह से जॉगिंग होगी कि जितना हड्डियों पे हमारा जोर बढ़ेगा, हमारा शरीर और हमारी हड्डियां भी उल्टा वापस हमें रिस्पांस दूंगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो उनकी हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस वाले को, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस वाले को हेल्प नहीं होगी, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो फर्दर आगे डेवलप होना है उसमें हेल्प हो जाएगी, हड्डियां हमारी मजबूत रहेंगी। व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? ये है क्या है? इसको आम भाषा में आप बोलेंगे तो ये है क्या है? आम भाषा में इसको यही बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमारी हड्डी को हम, अगर सपोज़ मैं एक ईंट ले लूँ, अगर हम एक ईंट के मॉडल को इमेजिन करें और उस ईंट को अगर मैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसके अंदर से खोखली हो जाती है, अंदर से दीमक खा लेती है, ईंट बाहर से वैसी दिखेगी लेकिन अंदर से उसको दीमक ने खा लिया है। तो उसी तरह से हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं कि हड्डी तो बाहर से ठीक दिख रही है लेकिन अंदर से उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो खोखली हो चुकी है। उसका रिजल्टेंट ऑस्टियोपोरोसिस का क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी ओल्ड एज, ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है और ख़ासकर ये फीमेल्स को होती है 45-50 ईयर्स के बाद, जब उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाएं, बाथरूम में स्लिप हो जाएं, हल्का सा भी झटका लगे, तो उनकी हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो आता है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जी, ये क्या है? इससे के होने के जैसे लक्षण क्या है इसके, इसको कैसे केयर किया जा सकता है? सर्वाइकल मीन्स गला, सर्वाइकल टर्म होगी हमारी गर्दन या गला जिसको कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस हो गया कोई भी हमारी वर्टिब्रा, जो मन के, जिसको हम आम भाषा में, डोगरी भाषा में मन के कहते हैं, उनका घस जाना, उनके बीच में गैप कम आने को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस कहीं भी हो सकता है, हमारे सर्वाइकल रीजन में जो कि हमारा गला है, लंबर रीजन में जो कि हमारी लोअर बैक है। लोअर बैक। तो आपने स्पेसिफिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पूछा, तो हमारी गर्दन के मनकों का घस जाना, रिजल्टेंट क्या होता है उसका, इसका आपने पूछा कि ये होता कैसे है। होता है ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही, मैं तो इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही मानता हूँ। मीन्स कि इसके जैसे कि अभी हो गया, मतलब इसके होने के जो लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यही होता है कि गला हमेशा थका थका रहता है। आप कोई भी थोड़ा सा झुक के काम करेंगे तो आपकी गर्दन आपका बाहर नहीं संभाल पाएगी, मसल हमेशा स्टिफ रहेंगे, स्ट्रेन रहेंगे, नेक की मूवमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होंगी, रात को कंफर्टेबली सोया नहीं पाया जाएगा आपसे। और कई एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि स्पॉन्डिलोसिस से हमारी नर्व कंप्रेशन होने शुरू होती है, नस दबने शुरू हो जाती है। तो हाथों में, एक हाथ में, दोनों हाथों में ना नसों की दर्द जो है दौड़ती है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। वो नस प्रेस हो रही होती है उस डिस्क की वजह से, जो कि गर्दन की वजह से आ जाती है। तो ये इसके लक्षण है।
अब आपने पूछा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कि ये टोटली एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। प्रिवेंशन क्या है इसमें, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ तरह के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। टीचर्स में ज़्यादा है, बार्बर्स या नाइयों में ज़्यादा है, जो दर्जी होते हैं, जो कपड़े सीने का काम करते हैं, उन सब में कॉमन चीज़ क्या होती है कि वो कोई भी काम जो है झुक के कर रहे होते हैं, उनकी गर्दन की पोजीशन नहीं होती। अगर हम अपने प्रॉपर गर्दन का ध्यान रखें, कोई भी काम गर्दन की एक नॉर्मल पोजीशन ये है गर्दन की, अगर वो मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपर नेक की एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरे को लगता है कि इसके डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, क्या आज जैसे फास्ट लाइफ है, हर एक फास्ट फूड का ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, क्या एक अच्छे आहार से, अच्छे खान पान से हम हड्डियों से जो रिलेटेड समस्याएं हैं ये थोड़ी इसमें? मैं तो कहता हूँ कि हमारे न्यूट्रिशन का देखो, फास्ट लाइफ तो चल रही है कहने को, ये कुछ लोगों के लिए फास्ट लाइफ है, लेकिन काफ़ी अभी तक भी ऐसे लोग हैं जो कि हम ओल्ड स्कूल खाना अभी भी खाते हैं, पौष्टिक आहार खा रहे हैं, डट के एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाना है मेरे हिसाब से, तो ये सिर्फ एक बहाना है कि फास्ट लाइफ है तो हमें फास्ट फूड खाना है, कहीं से मोमो बर्गर खाने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे को लगता है कि 24 घंटे दिन में बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियाँ हमारे बॉडी का एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पूरी बॉडी को संभाल के रखता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, बाकी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, और ये सब आम या शुरुआती की स्टेज में कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है जो हमारा इंडियन लाइफ खाना है, इन सब में ये सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर है। अगर प्रॉपरली बैलेंस न्यूट्रिशन खाई जाए सुबह दोपहर शाम को और बीच में कुछ सप्लीमेंट्स लिए जाएँ, थोड़ा वेज नॉन वेज या जो भी बंदे की प्रेफरेंस है, तो ये हड्डियों के डिजीज़ जो है प्रिवेंटेबल है। डॉक्टर, कुछ लोगों को उठने बैठने झुकने से घुटनों में चर्र की आवाज़ आने लगती है, तो उन्हें लगता है कि ये कोई हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो गई है। इसमें कितना सच है और ये आवाज़ आती क्यों है? जैसा कि मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में डिस्कस किया था कि ये जो अब चर्र की आवाज़ खासकर ज़मीन पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के उठने से आती है, या सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने से आती है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। टेक्निकल टर्म में ये जो चर्र की आवाज़ कह रहे हो उसे हम क्रेपिटस कहते हैं। क्रेपिटस का मतलब होता है कि जब हड्डियाँ जो हैं, जोड़ जो है हमारे ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड है जिसको हम आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है, जोड़ सूख जाता है, हड्डियाँ आपस में टकराने शुरू हो जाती हैं, तो वो चलते फिरते हड्डी एक दूसरे से टकराती है, जो कि इस तरह की आवाज़ या तो बाहर आती है या पेशेंट फील करता है कि उसको कट 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 की आवाज़ आ रही है या चर चर की आवाज़ आ रही है। तो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये घुटनों में ग्रीस की कमी की वजह से होते हैं। आज जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है या किसी ने कोई आम कुछ रिप्लेसमेंट करवानी है, तो जम्मू में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर बाहर प्रेफर करते हैं, तो आज जम्मू में ख़ास तौर पे JNK में कितना पॉसिबल है? नहीं, आज जहाँ तक कि अगर आप स्पेसिफिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हिप एज वेल एज नी ज़्यादा होते हैं, तो रेगुलर बेसिस में जम्मू में हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं, मैं जहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल कर रहा हूँ वहाँ पे हो रहे हैं, और प्राइवेट सेटअप में भी हो रहे हैं। यहाँ तक आपने ऐसी बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की 1 साल की एडवांस्ड ट्रेनिंग की है चेन्नई की यूनिवर्सिटी से, और मैं रेगुलर बेसिस पे नी रिप्लेसमेंट एज वेल एज हिप रिप्लेसमेंट्स जम्मू में कर रहा हूँ, प्राइवेट सेटअप में भी एज वेल एज हॉस्पिटल सेटअप में, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। इवन स्पाइन की सर्जरीज़ होगी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होगी, तो ये सब सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरीज़ होगी, बड़े से बड़ा फ्रैक्चर हो गया, आजकल जम्मू में ऑर्थोपेडिक्स में सारे ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही है। हॉट फर्मेंटेशन क्या है और कोल्ड फर्मेंटेशन क्या है? हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन का मतलब हुआ कि सेकाई करना। अगर आप हॉट चीज़ की सेकाई करेंगे तो हॉट फर्मेंटेशन होगी, अगर आप आइसिंग करेंगे तो वो कोल्ड फर्मेंटेशन होगी। अब ये बहुत ज़रूरी है जानना, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि आइस कब लगानी है और सेकाई कब करनी है। राइट, बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अक्यूट इंजरी मतलब उसी टाइम इंजरी हुई, सूजश हो गई, गर्म होगी जगह, लाल होगी जगह, तो उस पर कभी भी गर्म सेक मत दें, उससे वो सूजन, वो गर्माइश, वो स्वेलिंग बढ़ने वाली है। हमेशा उसको पहले 1 या 2 या 3-4 दिन के लिए उस पर आइसिंग करें, दिन में 2-3 बारी, उससे स्वेलिंग कम होएगी, रेडनेस कम होएगी, इन्फ्लेमेशन या सूजश कम होएगी। जब वो चीज़ पुरानी हो जाए, इंजरी पुरानी है, 15-20 दिन के बाद फिर आस्ता आस्ता हम उसको सूदिंग इफेक्ट के लिए हम उसको हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब भी इंजरी हो, मेरी श्रोताओं से यही है कि हमेशा ही आइसिंग की अप्लाई करें, खासकर इंजरी की बात है। आज जो नई पीढ़ी है, अभी यंग जनरेशन है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि नशे की ओर बड़ी बढ़ रही है। बेसिकली ये शौक एक पैशन से शुरू होता है, मतलब ये एक बड़ा अच्छा लगता है उनको जब स्टार्टिंग में नशे वशे करते हैं, तो आपको भी पता है कि ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। आप खुद स्पोर्ट्स में भी रहे हैं जी जी।
तो एक तो आप सर नशे से रिलेटेड थोड़ा सा मैसेज दीजिएगा, तो दूसरा आप बताइए कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स जैसे आपने खुद आप स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में रहे और बहुत सारी जगहों पे आपने स्टेट लेवल वगैरह पे भी खेला भी हुआ है, तो स्पोर्ट्स एक लाइफ में कितना ज़रूरी है, और हड्डियों से संबंधित भी इसके कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा ये। देखो, पहले तो मैं आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ड्रग अब्यूज़ या नशा, ये शुरुआत होता है मेरे ख्याल से हाई स्कूल। आज पहले तो ये कॉलेज से शुरू होता था, लेकिन आजकल जो रिपोर्ट्स मेरे को सुनने में आ रही है आज तक कि 11th-12th के बाद तो ये शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये शुरू होता है एक दूसरे के पीर प्रेशर से। पीर प्रेशर क्या हो गया, 4 लड़के बैठे हैं, उसमें से 3 अगर स्मोक कर रहे हैं या कोई ड्रग्स ले रहे हैं, चौथे पे प्रेशर पड़ जाता है कि मैं कूल नहीं हूँ। आजकल टीवी पे या हमारी मीडिया भी ऐसी हो गई है कि शरेआम इस चीज़ को बड़ा आम कर दिया। पहले कि बड़ा सोशल टैबू था कि हाँ यार तू सिगरेट, तू ये नशा कर रहा है, पर आजकल आप टीवी में देखोगे, मोबाइल, आजकल सोशल नेटवर्क में कि सिगरेट, मतलब स्कूल के बच्चे जो है वो सिगरेट फूंक रहे हैं। आजकल के हीरो बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार जो है वो सुट्टे मार रहे हैं सिगरेट। तो उससे वो एक बड़ा ज़्यादा एक कूलनेस डेवलप हो जाती है कि मैं बड़ा कूल हूँ। आगे जाके ये लॉन्ग टर्म बीमारी बन जाती है। मेडिकली तो ये प्रूवन है ही है कि जो ये लंग के कैंसर कॉज करता है। अल्कोहल जो है लीवर को कितना डैमेज करती है, छोटी एज में रियलाइज़ नहीं होता, पर ये पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाली बात है। खुद तो डैमेज होता ही होता है, फैमिली के फाइनेंसिस बर्बाद हो जाते हैं, फैमिली माँ बाप पे इतना प्रेशर, अगर कोई मैरिड हो तो उसकी मैरिड लाइफ डिसरप्ट हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि अगर हमारा शरीर ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम रह सकते हैं, और हमारी शरीर ही ऐसी चीज़ है कि हम शरीर में जो भी चीज़ डालें मुंह के रास्ते, कम से कम वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि इंसान को बेनिफिट ही हो, rather than नुकसान हो। तो ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं तो इसको कूलनेस नहीं, सूडो कूलनेस कहूँगा। कूलनेस होती नहीं है ये, लेकिन पीर प्रेशर के चक्कर में तो मेरे को लग रहा है कि ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ना स्मोकिंग करनी चाहिए, अल्कोहल, ये प्रूवन चीज़ें हैं। ड्रग्स तो बड़ी एक्सट्रीम ही केसेस होगी। बाकी दूसरी नंबर आपने स्पोर्ट्स की बात की है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया में तो चलो स्पोर्ट्स का अभी इतना है नहीं, क्योंकि ये एज ए प्रोफेशन अभी शायद कुछ टाइम आएगा जो कि लोग इसको एज ए प्रोफेशन लेंगे, क्योंकि इसमें इतने इंसेंटिव्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर नहीं भी हैं तब भी साइड बाय साइड स्टडीज़ के एक्स्ट्रा आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक ओवरऑल जो है टीम वर्क डेवलप होता है, मेंटली आप बड़े स्ट्रांग होते हो, आप में एक लूजिंग कैपेसिटी आ जाती है कि अगर आपने चीज़ हारी है तो उस चीज़ को कैसे टेकअप लेना है। आप में एक टीम एफर्ट डेवलप होता है, साथ बाय साथ आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही टफ और डेवलप होते हो, तो बाद में आपको बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। डॉक्टर, लास्ट में हम आपसे, आप जितने भी व्यूअर्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हड्डियों के से संबंधित? देखो, हड्डियों की केयर तो मैं सर, तो मैं तो हड्डियों की यही कहना चाहता हूँ कि हड्डियों की या पूरे शरीर की, क्योंकि हड्डी हमारे शरीर का ऐसा तो शुरुआत से ही शुरू हो जानी चाहिए। जैसे कि इंसान जब यंग होता है 25-26 साल तक तो कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद मतलब शुरू से ही, पर उसके बाद भी एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान फॉलो करें, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को अच्छा रखें। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की समस्या हो, जोड़ों में दिक्कत हो रही है, कहीं और दिक्कत हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, कमज़ोरी आ रही है, तो तुरंत ही एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। देसी इलाजों या देसी फंडों में मत जाएं। कई बार हम देखते हैं कि जी मेरा गिट्टा टल गया था तो मैंने मलवा दिया, फ्रैक्चर हुआ होता है, इतनी सीवियर इंजरी है, वो बेचारा पूरी ज़िंदगी के लिए लंगड़ा ही रह जाता है। तो ये चढ़ाई थी, ये थी, वो असली में बेचारे को फ्रैक्चर होता है। कई लोगों की हमने बच्चों की बाजुएं कटती देखी हुई हैं, हमने बुलाने के चक्कर में आते हैं। तो डॉक्टरी टाइम पे डॉक्टरी सलाह लें, डाइट रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, एक्सरसाइज रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण हमें इस हड्डियों के बारे में जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी डॉक्टर साहब का भी कहना है, हमारा भी कहना है कि जितना नशे से दूर रह सकते हैं, जितना ड्रग्स से हमें दूर रह सकते हैं, हमें रहना चाहिए, स्पोर्ट्स अपनाना चाहिए। कैमरा पर्सन विशाल मेहता और बलवान सिंह के साथ मैं जगदीश सिंह अजीत, JK न्यूज़ नेटवर्क।